हेलो नमस्कार। मैं श्वेता शर्मा। मैं आपका अपने चैनल टीचिंग प्लेस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब तक हमने पढ़े थे अकाउंट्स के बेसिक टर्म और कॉन्सेप्ट कुछ। अब जो कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं आगे हम उनको पूरा कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे वो पढ़ लिए थे बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी पढ़ लिए थे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही हम क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ते हैं। अब जो हम आगे के जो रह गए हैं कॉन्सेप्ट्स वो पढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट। क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट। इसको जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं अर्जित अवधारणा। क्या बोलते हैं? अर्जित अवधारणा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें जो हमारा मतलब भुगतान हो गया है या भुगतान करना शेष रह गया है या इनकम प्राप्त होनी रह गई है या एडवांस में हमने इनकम दे दी है। तो इसके अंदर में जो हमारे जो भी जो आते हैं जैसे कि जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हुए, प्रीपेड हुए, ये सब किस में आते हैं? हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट में। यानी कि जिसको हमने पेमेंट या तो एडवांस कर दिया या हमारा बकाया रह गया या हमारी उपार्जित आय रह गई या फिर जो भी कुछ है, तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं वो किस में आते हैं? एक्चुअल कॉन्सेप्ट में। यानी जिसका भुगतान कर दिया या करना शेष रह गया है। तो ये हमारे जो एक्सपेंसिव आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस में ही गिने जाते हैं। इनको हम आगे चल करके और क्लियर कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे होते क्या हैं। जब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हम उसमें ये क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लो, जो भुगतान मतलब हो गया है, एडवांस हो गया, भुगतान करना शेष रह गया या इनकम जो भी प्राप्त होनी शेष रह गई है, वो आपके किस में आते हैं? एक्चुअल कॉन्सेप्ट में अर्जित अवधारणा के अंतर्गत। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, इसे जो हिंदी में बोलते हैं वो हम बोलते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादिता की अवधारणा। देखो, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट होते क्या है? इसे जो हम हिंदी में बोलते हैं वो रूढ़िवादिता की अवधारणा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे लॉसेस वगैरह होने के चांसेस हैं उसको हमें पहले से ही रेडी रहना चाहिए। यानी के लिए उसके लिए हमें पहले से ही व्यवस्था करके रख लेनी चाहिए। ठीक है, व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम इतना तो अनुमान लगा लेते हैं कि बाई चांस हमें यदि लॉस हो जाता है तो हमें इतना अमाउंट कलेक्ट कर जो भी है इतनी व्यवस्था करके रखना चाहिए कि हम उस लॉसेस को क्या करें? झेल सकें। ठीक है, और इसमें जो है जब तक हमें प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता है, जब तक हमें प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता है, गेन नहीं होता है, तब तक हमें क्या है? प्रॉफिट नहीं मानना चाहिए। हमें काउंट ही नहीं करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें यही समझाया गया है। हमें क्या है? प्लानिंग करके चलते हैं। अब हमें ये भी तो आइडिया रहता है कि इसमें लॉस भी हो सकता है, तो उस लॉस की हमें व्यवस्था करके रख लेनी चाहिए। बाई चांस यदि हमें लॉस हो भी जाता है तो उसका हमारा अरेंजमेंट हो जाए। और जो हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको जब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि हमें मिल नहीं जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कैपिटल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं? कैपिटल कॉन्सेप्ट, जो हमारा होता है पूंजी अवधारणा। अब देखो, कैपिटल कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो हमें जो कैपिटल का जो है हमें अलग से लेखा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलग से लेखा करना चाहिए। ठीक है, अलग लेखा करना चाहिए। कैपिटल कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अलग लेखा करना चाहिए। लेकिन जो हमारे जैसे, ठीक है, ये वैसे ज्यादातर कंपनी में ही होता है। कंपनी में ज्यादातर हम क्या कैपिटल का लेखा अलग करते हैं, क्योंकि कंपनी क्या बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और जो लेकिन हमारे छोटे पैमाने पर जैसे बिजनेस होते हैं, जैसे जिसमें दुकान का मालिक एक ही है, तो वो तो ऐसे नहीं करता है कि कैपिटल अलग रखे और प्रॉफिट अलग रखे, प्रॉफिट में ही ऐड करके वो रख लेता है। और पार्टनरशिप में भी ज्यादातर वही चलाता है, जो स्वामी है, जो व्यवसाय का मालिक है, वही चलाता है पार्टनरशिप। तो वैसे मोस्टली जो है वैसे इन्होंने कैपिटल कॉन्सेप्ट में बताया है कैपिटल का लेखा अलग करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो है ये कंपनी में ज्यादातर होता है। ठीक है, पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट और जो छोटे पैमाने पर जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें ये कम देखने को मिलता है। बस ये समझाने का पर्पस था और कुछ नहीं है इसमें तो है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट। इसका जो सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक रूपता की अवधारणा। क्या बोलते हैं? एक रूपता की अवधारणा। मतलब सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट में यही होता है कि मतलब कि जो बिजनेस है वो एक तरीके से चलता रहे। मतलब लगा एक इसमें जो है कंसिस्टेंसीज, वैसे इसे कंसिस्टेंसीज भी बोलते हैं, लेकिन रहने दो, आप सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेते हैं। मतलब इसमें एक रूपता की अवधारणा का मतलब है कि जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे वो लगातार चलता ही रहे, यानी कि बीच में बंद कर दिया फिर चला दिया फिर चल दिया, मतलब एक रूपता रहे। यदि वो शुरू से चल रहा है तो वो उसी अकाउंटिंग एंड तक चलता ही रहे। बस इसमें समझने के लिए बस इतना ही है कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। और हमारे दो कॉन्सेप्ट और रह गए, उन्हें और हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या है? पीरियड कॉन्सेप्ट, जो हम इसे बोलते हैं अवधि की अवधारणा। क्या बोलते हैं? अवधि की अवधारणा। मतलब पीरियड कॉन्सेप्ट ये होता है कि मतलब कि जो भी है बिजनेस के जो भी है बिजनेसमैन है, जो भी उसका मालिक है, उसको एक तिथि निश्चित करनी चाहिए जिस पर उसको ये प्राप्त हो सके कि उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, या कितना लेखा क्या हुआ है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रही है। एक मतलब कि एक उसे निश्चित डेट कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, एक अवधि की अवधारणा का मतलब यही है। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लोग 31 दिसंबर तक चलाते हैं, तो 31 दिसंबर को हमें पूरा साल का लेखा मिल जाता है कि मतलब कि इस ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कहाँ लॉस हुआ है, कहाँ खर्चे ज्यादा हुए हैं, कहाँ खर्चे कम हुए हैं, जो हमारा जो आगे चलने वाला है उसमें हम थोड़ा सुधार कर सकें। तो पीरियड कॉन्सेप्ट में हमारा यही आता है। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस कॉन्सेप्ट। एविडेंस कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं प्रमाण की अवधारणा।
देखो इसमें जो हमारा जो हमारा छोटा बिजनेस होता है, जिसमें दुकान, जैसे दुकान, ज्वेलरी दुकान का मालिक एक ही है या कोई पार्टनरशिप में काम है, तो वो क्या है, यदि इसमें व्यवसाय का स्वामी खुद लेखा कर रहा है तो इसमें एविडेंस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो खुद ही एविडेंस है कि खुद ही को पता है कि हमारा माल कितना आ रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन जब कोई व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है, नहीं, जब कोई बिजनेस आपका बड़ी उस पर हो रहा है, तो उसमें आपको लेखे करने पड़ते हैं, लेखों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता होता है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इतना नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या है, एविडेंस कॉन्सेप्ट है, वो बड़े पैमाने पर जो बिजनेस होते हैं उनके लिए जो उसमें लेखे होते हैं वो जरूरी होते हैं, जो भी उसका मालिक होता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर जो बिजनेस होते हैं उसके लिए, ठीक है। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट और कॉन्सेप्ट रह गया, उसको आज हम और देख लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसको जो हिंदी में हम बोलते हैं वो बोलते हैं आय व्यय की अवधारणा। क्या बोलते हैं? आय व्यय की अवधारणा। इसमें यही है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो आपको नाम से ही पता पड़ रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, आय व्यय के लेखों का जो भी लेखा किया गया उसका मिलान किया जाता है कि ये सही है या नहीं, लेखा सही हुआ है या नहीं हुआ है। बस मैचिंग कॉन्सेप्ट में यही है। हमने देखो वैसे तो मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, एक दो रह भी जाता है तो देख लेते हैं। और वैसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके कॉन्सेप्ट के, तो वैसे तो न्यूमेरिकल में तो कोई आने का सवाल ही नहीं आएगा, तो 1 या 2 नंबर का आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, तो इन्हीं में से बन जाएगा। बस उसमें मेरा एक एक लाइन में समझाने का मीन्स था, क्योंकि थ्योरी तो बुक में भी लिखी हुई है। तो आपके आज कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। कल से हम देखते हैं नया टॉपिक लाएंगे, वो हमारे जो जर्नल एंट्रीज जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।